एम्प्लॉयज तो हायर कर लिए, लेकिन बस वो वहीं बैठे रहें, अपनी चेयर्स पे बैठे रहें, अपनी पोजीशंस होल्ड करते रहें। ये बहुत बड़ा टेंशन है। अपनी पोजीशंस पे रहें, अपनी चेयर पे बैठे रहें, ऐसा कैसे हो सकता है? किस बारे में बात हो रही है? ये हो रही है एम्प्लॉय रिटेंशन की बात। यस, चेयर पे बैठने का मतलब ये नहीं है हम फेविकॉल लगा दें और वो चेयर पे बैठे रहें। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहें, ज्यादा समय तक रहें, जिस पर्पस के लिए हम उन्हें हायर कर रहे हैं वो पर्पस फुलफिल हो। एम्प्लॉय टर्नओवर की बात हो रही है यहाँ। यस, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट क्या है? बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज आते और जाते रहते हैं। हम कोई सिस्टम ही नहीं बना पा रहे हैं अपनी कंपनी में। कैसे बनाएं? क्या सारा मतलब भार हमारे ही कंधों पर है और मतलब किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? है, बिल्कुल है। लेकिन ये देखना कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम कैसे उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एचआर की है। यस, रिटेंशन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एचआर की। ऑल्दो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, हम सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही हॉट टॉपिक, और ये है एम्प्लॉय टर्नओवर। यस, कैसे बचाएं कि एम्प्लॉयज वहीं के वहीं रहे, रिटेन रहे। ये एक बहुत बड़ा हेडेक है। अगर आप एक एचआर्स हैं और अगर आप मैनेजर्स हैं, डील कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। कंपनी की पॉलिसीज भी मेंटेन करानी है, सेम कल्चर में उन्हें फिट करवाना है, और ये भी है टेंशन कि भाई वो स्टिक रहें, वो वैसे ही काम करें लेकिन वैसे ही बने रहें। तो ऐसे कौन से रीजंस हैं? फिर भी हम सब बातों का ध्यान रखते हैं। क्या रीजंस है एम्प्लॉय टर्नओवर के? एम्प्लॉय क्यों छोड़ के चले जाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को? कई बार बिना बताए, कई बार बता के, कई बार तो नोटिस पीरियड बिना दिए भी, कई बार नोटिस पीरियड आधा अधूरा दिए हुए, कई बार हैंड ओवर प्रॉपर नहीं देते। क्या चीजें हैं ऐसी? तो इसको हम डिवाइड करेंगे तीन में। तीन फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या क्या? एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर और अदर फैक्टर्स। यस, जो इंटरनल और एक्सटर्नल में रह गए ना, उन सबको चिपका दिया मैंने अदर फैक्टर्स में। ओके, बिकॉज बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इन फैक्टर्स में क्या क्या आता है, हाँ ये बात है इंटरेस्टिंग समझनी। और अगर हम इन चीजों को इम्प्रूव कर लेना तो सच में बहुत ज्यादा लेवल तक हम जो ये एम्प्लॉय टर्नओवर है इसको ठीक कर सकते हैं। हम एम्प्लॉयज को रिटेन कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? लेकिन उससे पहले एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए। बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में जब भी वो अपलोड होंगे। ओके, और दूसरा चैनल आ गया है मेरा, रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, चाहिए उसको भी सब्सक्राइब करिए, जैसा कि वहां पे भी आप ये सेशंस देख सकें इंग्लिश लैंग्वेज में। फाइन, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले आ जाते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर्स पे। यस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम उनका ध्यान रख लें तो ये जो एक्सटर्नल है ना, ये तो चलो हम इग्नोर करते हैं फिर भी। फाइन, तो पहले समझते हैं इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स में डिफरेंस क्या है। इंटरनल फैक्टर्स मतलब हमारे अपने बनाए हुए फैक्टर्स, हमारी वजह से फैक्टर्स, जो कि हमारी कंपनी के वजह से हैं। एक्सटर्नल कौन से? एम्प्लॉय की वजह से है। कुछ ऐसे हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब उन्हें हमें इग्नोर करना पड़ेगा, मतलब हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते ज्यादा, ठीक है? लेकिन उसके भी मैं आपको सोल्यूशंस बताऊंगी। और इन सब के अलावा जो कुछ बच जाता है ना, वो आता है अदर फैक्टर्स में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में क्या चीज होती है? इंटरनल फैक्टर्स में तीन चीजें ऐसी हैं जिन पे हमें अपना ध्यान देना होगा। यस, सॉलिड ऐसी तीन चीजें जिस पे अगर हम ध्यान दे देना तो बस हो जाएगा काम। सबसे पहली चीज, वर्क कल्चर। यस, बहुत ही खराब एनवायरनमेंट है, बहुत ही खराब। बुलिंग होती रहती है, गॉसिपिंग होती रहती है, मैनेजर कितनी खराब तरीके से बात करता है, जो एम्प्लॉय है, जो टीम है, वो पता नहीं किसी रिश्तेदारों की बनी हुई है। यस, कहते हुए बहुत शर्म भी आती है मुझे, लेकिन आई हैव सीन दिस। ये उसका रिश्तेदार है, ये उसका है, ये उसके उसका बेटा है, ये उसके उसकी बेटी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये बहुत कॉमन है, मत कीजिए ऐसा, डोंट डू दिस। और वो लोग हायर भी कैसे होते हैं? ऐसे ही उठ के किसी दिन हायर हो गए, किसी दिन लगा दो इसे काम पे। नहीं करिए, यू मस्ट स्पीक टू द कंपनी कि ऐसे नहीं चलेगा। डिपार्टमेंट्स को इस तरीके से मत बनाइए।
अगर वो फुलफिल करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो टेस्ट, वो स्किल, वो इंटरव्यू, तभी हायर करिए एम्प्लॉयज को, अदरवाइज एनवायरमेंट बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा। आपने शायद एक कहावत सुनी होगी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि जिसकी भी ज्वाइनिंग इस तरह से होगी कि बस सिर्फ लगाना है, काम सिखाना है, उसे लगा दो, वो पर्सन हमेशा कैजुअल होगा। यस, क्योंकि उसे तो चीजें आसानी से मिल गई। दूसरा इंसान जिसको जॉब बड़े उससे मिली है, वो पर्सन जो होगा वो काफी रिजर्व्ड होगा, वो हमेशा उससे डरता रहेगा जिसको जॉब ऐसे ही मिल गई है। और वो वाला जो बंदा है वो सबको खराब करता रहेगा। पहली बात तो वो उनको डोमिनेट करता रहेगा, यही दिखा दिखा के कि मेरी तो जॉब ऐसे ही लग गई है। दूसरी चीज, अगर वो ऐसा भी नहीं करेगा तो वो उन सबको बिगाड़ना शुरू कर देगा। यस, अरे चलते हैं यार, निकल जाते हैं, 12 बजे निकल जाते हैं, 2 बजे निकल जाते हैं ऑफिस से, कैंटीन में बैठे हैं, कैफेटेरिया में बैठे हैं, अरे तू मेरे साथ चल, देख ले कोई कुछ कहेगा। और जिस दिन वो नहीं आएगा उस दिन भी सारे लोग एडवांटेज उठाएंगे। सो ये वर्क कल्चर कौन मेंटेन करेगा? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, इन्हें कभी मत होने दीजिए। ये चीजें बहुत ही कॉमन है, इन्हें मत होने दीजिए। एज एन HR यू मस्ट स्पीक, हमें बोलना चाहिए इस चीजों के अगेंस्ट। यस, बहुत जरूरी है कि ये जो चीजें हो रही है, जो गलत है, कि भाई एक सिस्टम है, एक टाइमिंग्स है। कैफेटेरिया जाना बुरा नहीं है, कैंटीन जाना बुरा नहीं, लेकिन किस टाइम कौन जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीक अबाउट इट, बात कीजिए मैनेजमेंट से, ऊपर बात कीजिए कि नहीं ये नहीं हो सकता, वी कांट अलाउ। सबसे पहले तो ऐसी ज्वाइनिंग से अलाउ मत कीजिए, आपके सिग्नेचर्स नहीं होने चाहिए उस पर। स्पीक अप, यू हैव टू स्पीक। वो अच्छे बन के अगर आप रहेंगे तो आप सोच रहे हैं आप अच्छे बने रहेंगे, तो फिर आप ना वो चमचे वाली कैटेगरी में आएंगे। यू विल बी चमचा ओनली, चमचा और चमची, बस, इसके अलावा आप कुछ नहीं होंगे। फाइन, सो आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, वो चमचे वाली से, एंड यू हैव टू स्टैंड अलोन, एंड यू हैव टू से अपना पक्ष बहुत अच्छे से रखिए उनके सामने कि ये चीजें अलाउड नहीं होंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको लड़ना है, आपको फाइट करनी है, आपको बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करनी है, नहीं, आपको अपना पॉइंट जरूर रखना है। एज एन HR आपके पॉइंट्स, आपके फीडबैक्स, आपके अप्रूवल्स मैटर करते हैं। आप एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हैं, अपनी पोजीशन, अपनी डेजिग्नेशन को समझें। अगर आप एक बहुत ही स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब आप अभी एग्जेक्टिव हैं या फ्रेशर हैं, तो अपने सीनियर से बातें जरूर रखिए, बिकॉज आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में उसी तरह से काम करते रहेंगे, सीनियर ऊपर से चले जाएंगे, आप प्रमोट होंगे, राइट? आप प्रमोट होंगे तो आपको आदत हो चुकी होगी गलत चीजों को एक्सेप्ट करने की, तो अगर आप तब बदलना चाहेंगे चीजें तो कभी नहीं बदलेंगी। आपको अपना पॉइंट रखना जरूरी है, जैसे कि जब आप ऊपर पोजीशंस पे आए तो आप बताएं कि ये पॉइंट मैंने उस समय भी रखा था और ये मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी जब मैं सीनियर पोजीशन पे आऊंगी। जैसे कि मैनेजमेंट को पता चले अगर इसको सीनियर पोजीशन पे लाना है तो नहीं, आपको गलत चीजें पहले हटानी पड़ेंगी, तभी ये पर्सन काम करेगा। एंड यू वोंट बिलीव ये चीजें वर्क करती हैं। यस, मैनेजमेंट भी बहुत बार परेशान होता है और मैनेजमेंट ये चाहता है कि कोई ऐसा पर्सन अथॉरिटी में आ जाए जो इन सब चीजों को खत्म कर दे, जो रूल्स ऐसे इम्प्लाई करे जिससे कि ये सारी टाइप की चीजें खत्म हो जाए। हर कोई चाहता है ना अपनी कंपनी में कि भाई अच्छे प्रॉफिट्स हो, अच्छा काम हो, अच्छे नाम हो, सब लोग जाने। तो वो ऐसे तो नहीं जानेंगे ना, ये अंदर की चमचागिरियों से तो कोई नहीं जानेगा ना। ये जब तक आप डिफरेंट नहीं होंगे, जब तक आप चीजों को, जो गलत चीजें हैं उसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट नहीं करेंगे। यस, आप कहेंगे मैंने एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन वो होते रहना, वो देखते रहना कि ऐसा हो रहा है, वो एक्सेप्ट करना इक्विवेलेंट है। जैसे कि पर्सनल लाइफ में हम फीमेल्स को कहा जाता है कि आप वो सह रहे हो तो आप उसको प्रमोट कर रहे हो। यस, करने वाला गलत नहीं है, जब उसने पहली बार हाथ उठाया उसी वक्त वापस देना चाहिए। यस, बिल्कुल देना चाहिए। हाउ ही डेयर, पकड़ना तो जरूर चाहिए हाथ, कैसे, क्यों, राइट? सो इट्स लाइक डोंट एक्सेप्ट। अगर आप गलत चीजों को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप वही बन जाएंगे जो हमेशा कहा जाता है एचआर्स को, अरे ये तो बस मालिकों की गाते हैं। चेंज दिस थिंग, जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। पॉलिसीज शुड बी सेम फॉर एवरीवन। एवरीबडी इज टेकिंग सैलरी ना, देन व्हाई? अगर वो इंटर्न हायर हुए तो इंटर्न की तरह काम करें, ट्रेनी हायर हुए तो ट्रेनी की तरह हायर काम करेंगे। यस, मैनेजर्स को प्रॉपर रिपोर्ट करेंगे, सेम टाइमिंग्स पे आएंगे, सेम तरीके से काम करेंगे, राइट? ये भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। फाइन, सो ओके, सो वर्क कल्चर को इम्प्रूव करिए, तभी एम्प्लॉयज रिटेन होंगे। अदरवाइज क्या होगा, इस तरीके के एम्प्लॉयज तो खूब रहेंगे आपके पास,
और जो सच में जेन्युइन एम्प्लॉयज हैं, काम करने वाले, वो नहीं रहेंगे। ठीक है। सेकेंड, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। सब कुछ काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट्स ही नहीं हो रहे। यस, प्रमोशन हो ही नहीं रहा, कोई समझ ही नहीं रहा। जब हम जाते हैं तो हाँ सब कह देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हाँ बहुत अच्छा काम कर रही हो, यू आर डूइंग वेरी वेल, यू आर डूइंग वेरी वेल। लेकिन जब बात आती है कि भाई सैलरी बढ़नी है, तो क्या इस बार तो नहीं बढ़ पाएगी, इस बार नहीं हो पाएगा, अगली बार देखें, नहीं नहीं इस बार नहीं, इस बार तो बस इतना ही परसेंट, इस बार तो ऐसे ही। इस बार तो से रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बारी आई, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, अवार्ड्स मिले, आपने हायर लेवल के लोगों को अवार्ड्स दे दे के खत्म करा। अभी चेरी लेबर वो नहीं है, क्यों? क्योंकि वो वेल ड्रेस्ड अप नहीं है, वो थोड़ी अच्छे लगेंगे फोटोज में, उन्हें कैसे हम रिवार्ड्स दे दें? राइट? काम कौन कर रहा है? काम वो एसी में बैठने वाले लोग कर रहे हैं, या वो जो अंदर वर्कर काम कर रहा है वो कर रहा है? आइडेंटिफाई द डिफरेंस। कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स आर मेंट फॉर एवरीबॉडी, राइट? लेबर्स के लिए भी, मिडिल स्टाफ के लिए भी, और सीनियर्स के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सीनियर्स को इग्नोर करना है या जो अच्छे लोग हैं उन्हें इग्नोर करना है, दे शुड बी। मतलब मुझे कई बार ये लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि कंपनी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, किसका नाम आएगा? आप खुद सोचिए, मैं किसी को नेम नहीं कर रही हूँ, किसका नाम आएगा? टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव का। यस, हमेशा टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव का। ऑल दो उसने सबको काम करा लिया, उसने सब कुछ मैनेज कर लिया, लेकिन काम कौन कर रहा है भाई? जाके देखो तो, हाथ गंदे कौन कर रहा है? घंटों वहां बिजलियों में कौन फूक रहा है? राइट? सो ये जो डिफरेंस है कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स में, आपको ध्यान रखना चाहिए। उनको भी इंक्रीमेंट्स दीजिए, प्रमोशन दीजिए, रिवार्ड्स दीजिए, रिकॉग्निशन दीजिए। ये सब चीजें उनके लिए भी मैटर करती हैं, और उनके लिए ज्यादा मैटर करती हैं। ओके? सिर्फ सीनियर को अच्छी अच्छी गाड़ियां, फ्लैट्स और पैकेजेस, टूर पैकेजेस, ये सब देना नहीं होता। आपको ट्रीट करना है एवरी एम्प्लॉय को इक्वल। ओके? यहाँ इसी के साथ मैं एक पॉइंट और डाल दूं, बिकॉज मैंने कहा कि टॉप को हमेशा किया जाता है और लोअर को, तो यहाँ मुझे टॉप एग्जेक्टिव्स को प्रमोट करने में, उन्हें रिकॉग्निशन देने में एक भी परसेंट प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली दे आर कंट्रीब्यूटिंग लॉट, यस दे आर कंट्रीब्यूटिंग एट अ बिगर लेवल, क्योंकि वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करना आसान नहीं होता, सारे रिसोर्सेज को और बहुत कुछ। लेकिन यहाँ मैं ये बात कर रही हूँ कि जहाँ हम उनके बारे में सोच रहे हैं, तो हमें अपने लोअर स्टाफ के बारे में भी उसी तरह से सोचना चाहिए, और उसी तरीके से उन्हें भी बेनिफिट्स देने चाहिए। मतलब ऑब्वियसली उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें हमें उन्हें देनी चाहिए। खाली इग्नोर नहीं करना चाहिए, या खाली ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं नहीं ठीक है, ये तो कुछ कहेंगे नहीं, ये तो कुछ पता नहीं। बिकॉज ऐसे ही अनसेटिस्फाइड लेबर्स या वर्कर्स जो हमारे अच्छे स्किल्ड होते हैं, या सेमी स्किल्ड भी होते हैं, अनस्किल्ड भी होते हैं, जिस पर्पस के लिए वो एम्प्लॉयड होते हैं, वो हमें लेफ्ट आउट कर जाते हैं, और फिर वहां पे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है? थर्ड, मैनेजमेंट बिहेवियर। आई थिंक आप समझ ही रहे होंगे। बहुत ही पुरानी कहावत है, पीपल डोंट लीव ऑर्गेनाइजेशंस, दे लीव बॉसेस। यस, एंड दिस इज द रियलिटी। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बॉसेस को लोग छोड़ते हैं, कंपनीज को नहीं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब बॉसेस चले जाते हैं, बीच में से वो जो एक मैनेजर, सुपरवाइजर था, या जो बॉस बन रहा था, वो जैसे ही मूव ऑन करता है, तो वापस से जो एग्जेक्टिव्स थे वो फिर से ज्वाइन कर लेते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन। एंड वो देख रहे होते हैं कि वो कब जाए बाहर से, कि वो मैनेजर कब जाए, और फिर हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट में जो मुझे मैनेज कर रहा है उससे मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनता। उसको कौन देखेगा? उसको देखना हमारा जरूरी है। उसको वो अपनी लिमिट्स में रहे, ये भी देखना हमारा जरूरी है, और उसको उसकी लिमिट्स बताना भी जरूरी है कि आप मैनेजर हैं, आप हायरिंग मैनेजर हैं, आप सुपरवाइजर हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी करेंगे, कैसे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाएंगे। फाइन? सो ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये 3 रीजंस देखिए बिल्कुल हमारे हाथ में। अगर हमने इन तीनों चीजों को ठीक कर लिया, तो बहुत कुछ हमारा जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो इम्प्रूव हो सकता है। बहुत सारे एम्प्लॉयज, हमारे अच्छे एम्प्लॉयज हमें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर, जो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसके भी मैं सोल्यूशंस आपको जरूर बताऊंगी, बिकॉज इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है करियर ग्रोथ। यस, एम्प्लॉय जो है वो करियर ग्रोथ की वजह से जाना चाहता है, उसको अब समझ ही नहीं आ रहा
अब उसको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद भी हमने उसे सब कुछ दे दिया, फिर भी उसको ये लग रहा है कि नहीं यार यहाँ से कहीं और मूव करूंगा ना, वो जैसे कहते हैं ना दूर से दूर के डोल सुहावनी, वो वाली प्रॉब्लम हो रही है एम्प्लॉय के साथ। उसे लग रहा है कि नहीं यार मैं कहीं और जाऊंगा ना तो मेरी ग्रोथ होगी, यहाँ तो अब बहुत साल हो गए, 10 15 20 साल हो गए, अब मेरे बस की नहीं है, या 5 साल भी हो गए, आज के टाइम में तो 3 साल भी बहुत बड़े साल हो जाते हैं कि भाई मैं तो 3 साल से यहीं काम कर रहा हूँ, इतना ज्यादा मैंने टाइम दे दिया है, 3 साल 5 साल, तो अब नहीं करना है। कुछ भी ऐसे ही रीजंस, मतलब कोई उसको डिफाइंड रीजंस नहीं है उसके पास। अगर उससे पूछा जाए कि क्या डिफाइंड रीजन है, भाई पैकेज भी अच्छा है, जो तुम काम कर रहे हो उतना ही पैकेज तुम्हें दूसरी जगह जाके मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ मिलना नहीं है, फैसिलिटीज भी वही मिलनी है, घर के पास है, सब कुछ है, बट स्टिल नहीं यार अब कहीं और मूव करें, अब कहीं और मूव करें, राइट। तो ये बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अभी मैं इसके सोल्यूशंस बताऊंगी क्या हो सकते हैं। सेकेंड इज एक साथ बताऊंगी एक्सटर्नल का। सेकेंड थिंग हो सकता है वर्क लाइफ बैलेंस। यस, ये बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस कैसा, अब तक तो सब सही चल रहा था, इसलिए चल रहा था क्योंकि बच्चे छोटे थे, अब बच्चे ने स्कूल में एडमिशन ले लिया, यस, अब मुझे उसे छोड़ने जाना पड़ता है, उसे छोड़ता हूँ, वाइफ को छोड़ता हूँ, टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आधा घंटा मुझे और चाहिए अपने लिए। दूसरी जगह जहाँ जॉब है ना वहां मुझे 1 घंटे का रिलैक्सेशन मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा। पेरेंट्स हैं, रिटायर होके यहाँ पे आ गए, ओल्ड हैं, मुझे उनकी टेक केयर करनी होती है, जो मेड है वो 1 घंटे बाद आती है, मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है, इसलिए मैं दोनों की बात कर रही हूँ, किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये दोनों ही प्रॉब्लम किसी के साथ हो सकती हैं। फीमेल है, उसके पेरेंट्स आ गए हैं, घर में इल हैं, मेल हैं, उनके पेरेंट्स हैं घर में, उनकी टेक केयर करनी है, सुबह का टाइम चाहिए होता है, सुबह का टाइम ऐसा होता है सब मेड्स का भी, और बहुत ही जो हमारे जाने वाला सुबह का टाइम होता है वो तो ऐसा होता है कि 1 1 मिनट सांस लेना भी ये होता है कि बस सांस रुक के नहीं ले सकते, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बिकॉज ऑफिस जाना होता है, फाइन। सो इस तरीके की कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा है। दूसरी जगह मैं अप्लाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो लग रहा है यार वहां पे ना आधे घंटे का आगे है, चाहे इवनिंग का भी 1 घंटे आगे है, लेकिन इवनिंग का तो चलो मैनेज हो जाएगा क्योंकि वो तब तक मेरी जो होममेड है वो दोपहर में आ जाएगी, सब हो जाएगा, लेकिन जो सुबह वाला टाइम है ना वो उस बच्चों के स्कूल का मैनेज नहीं हो रहा, और इस तरीके की बहुत सारी चीजें नहीं मैनेज हो पा रही हैं, वाइफ का नहीं हो रहा या हस्बैंड का मैनेज नहीं हो रहा, साथ में पेरेंट्स का मैनेज नहीं हो पा रहा, ऐसी कोई भी चीजें हो सकती हैं, राइट। ये वर्क लाइफ बैलेंस है और इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज फाइनली हम लोग किसके लिए अर्न कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली अपने पेरेंट्स के लिए अर्न कर रहे हैं, साथ में अच्छे से रहने के लिए कर रहे हैं, तो इसको इंपॉर्टेंस देनी तो जरूरी है। अब इससे कंपनी का कोई लिंक नहीं है, फाइन। थर्ड हो सकता है रेलोकेशन। नाउ रेलोकेशन कुड बी एनी, लाइक फीमेल है तो मेल का कहीं ट्रांसफर हो रहा है तो अब उसको लग रहा है नहीं यार मेरे को साथ ही जाना है। बहुत सारे लोग ऑल्दो ऐसा भी करते हैं कि फीमेल की जॉब यहाँ है, मेल जा रहा है तो चलो फिर खाली वीकेंड पे आ जाएंगे, सैटरडे संडे। कुछ लोग नहीं कर पाते इस चीज को मैनेज के, भाई नहीं ये पॉसिबल नहीं है, हमें साथ ही रहना है। किसी का पेरेंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, साथ में रहते हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है कि मैं अकेले रह लूँ, फाइन। इस तरीके के रेलोकेशन रिलेटेड कोई भी रीजन हो सकते हैं, ओके। अब अगर इस तरीके के कोई रीजंस हैं तो हम क्या कर सकते हैं, टॉक टू द एम्प्लॉय। ये नहीं है कि उसने प्लेन रेजिग्नेशन दिया और उसने जो रीजन बताए वो इस तरीके के थे और आपने कहा चलो इनमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, इनमें कुछ हो ही नहीं सकता। यू नो, हर एक चीज की गुंजाइश होती है हमारी लाइफ में, हर एक चीज का एक आंसर होता है, सब्सटीट्यूट होता है, रिप्लेसमेंट होता है, हर चीज का होता है, हर चीज में। अब आप, मैं चीज की सिर्फ बात कर रही हूँ, ऐसा ना सोचे रिलेशंस का। रिलेशंस में कुछ हमारे रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके कोई सब्सटीट्यूट्स नहीं है, स्पेशली हमारे पेरेंट्स हमें दूसरे नहीं हो सकते, राइट। सो तो अगर इस तरीके की कोई इश्यूज हैं तो हम बात कर सकते हैं, हम एक बीच का कोई भी रास्ता निकाल सकते हैं। एक प्लेन ये नहीं होता कि उसने अप्लाई करा रेजिग्नेशन, अच्छा इसने तो ये लिखा है, इसके रेजिग्नेशन में क्या है, ओके ओके ठीक है अप्रूव करो, खत्म। नहीं, ऐसे ना आप बॉन्डिंग नहीं बना रहे। वो एम्प्लॉय किसी और एम्प्लॉय को कभी रेफर नहीं करेगा, कोई और एम्प्लॉय, मतलब जब हम रेफरेंसेस की बात करते हैं कि आप जा रहे हो, आपके जैसा कोई और एम्प्लॉय है तो आप हमें रेफर कर दो, तो वो कभी नहीं करेगा। हो सकता है बहुत बार एम्प्लॉय ये चाह रहा हो कि मैं ये बात अपनी पुट करूंगा अंगी या करूंगा, तो मुझसे पूछा जाएगा रीजन, उसे रिजोल्व करने के लिए कहा जाएगा, यस। और कुछ तो मुझे सिंपैथी दिखाई जाएगी, मुझसे कुछ तो पूछा जाएगा। नाउ ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस कभी भी इमोशंस पे नहीं चलते। आई नो ये आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे इतना क्या इंपॉर्टेंस देना है एक एम्प्लॉय को, यार इतना क्या, ऐसा एक जाएगा दूसरा आएगा, लेकिन ऐसे एक जाएगा दूसरा जाएगा,
यही चलता रहेगा फिर आपके यहाँ। अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अगर आप उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वहां खरे उतरने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई किसी के एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर सकता, तो हम सब कुछ कभी फुलफिल नहीं कर सकते, ये बात फैक्ट है। लेकिन हाँ, हमारी कुछ वर्ड्स, हमारी कुछ काइंड वर्ड्स, हमारी कुछ विजडम वर्ड्स, हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स पूछना, सिर्फ ये पूछना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मैनेज कर सकते हैं, क्या आप ऐसे मैनेज कर सकते हो कि हाँ चलो आप 1 घंटा आगे आ जाओ, 1 घंटा पीछे। अगर हमारे शिफ्ट्स में काम चलते हैं तो हम ऐसे नहीं कर सकते। क्या आप नाइट शिफ्ट्स ले सकते हो? क्या आप जो दूसरा रोटेशन है वो ले सकते हो? फुल टाइम पार्ट टाइम का ऑप्शन है तो क्या आप वो ले सकते हो? मतलब एनीथिंग जो कि आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग ऑफर कर सकते हो या उससे पूछ सकते हो, या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए तो आप एक एप्लीकेशन लगा दो। अगर ये सिर्फ 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए वो कह रहा है कि भाई मेरी वाइफ इधर शिफ्ट हो जाएगी, उसने लेफ्ट आउट कर दिया है वहां से, वो यहाँ पे ढूंढ रही है, तो ठीक है वो कर लेगी, तो फिर वो ये वाला पार्ट मैनेज कर लेगी। मेरे साथ सिर्फ ये 1 महीने की प्रॉब्लम है, 1.5 महीने की प्रॉब्लम है, तो नहीं हम इतना ज्यादा रिजिड है कि नहीं यार कैसे कैसे नहीं, 1-1.5 महीने की प्रॉब्लम है नहीं। उसके अलावा हम उससे मांग सकते हैं और भी कुछ चीजें हम कह सकते हैं कि आपको इतना टाइम देना होगा या आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी या कुछ भी है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट। लेकिन हाँ, एक फ्रूटफुल डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप किसी एक एम्प्लॉय को ऐसे रिलैक्सेशन दे दें और उसके बाद फिर सारे 5 एम्प्लॉयज रिलैक्सेशन आपसे लेने आ जाए। ये बैलेंस बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यस, क्योंकि ये प्रॉब्लम आएगी, आती है कि अगर आपने किसी एक को ऐसे ही रिलैक्सेशन दे दिया किसी चीज का, आधे घंटे का, 1 घंटे का या किसी का, तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा कंपनी का। हर कोई कहेगा मेरे भी बच्चे, मेरे भी पेरेंट्स है, मेरी भी फैमिली है। फाइन। तो ये डिसीजन लेने से पहले मैनेजमेंट से डिस्कशन जरूरी है। आपके पास एक वैलिड आंसर होना चाहिए, उसका एक वैलिड सिस्टम होना चाहिए कि ये अगर हम कर रहे हैं तो इसके अलावा हम उस एम्प्लॉय से क्या ले रहे हैं, राइट। आपको बैलेंस करना जरूरी है। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ही रिजिड से ऐसे रूल्स उसके ऊपर इम्पोज कर दें कि कहने के कार कंपनी ने देखना क्या करा, मतलब मुझे ये ऑफर तो करा लेकिन देखो क्या क्या रिजिड रूल्स लगा दिए मेरे ऊपर। ऐसा नहीं, हमें उसे परेशान नहीं करना है, हम एक बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। तो बीच का रास्ता जब हम निकालने पर आते हैं तो वो बीच का ही रास्ता होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता है कि ये इस पे एग्री नहीं करेगा लेकिन आपने जान के कि हमने तो अपनी तरफ से पत्ते फेंक दिए, अब तुम देखो क्या है। ओके, नहीं, आप काउंसलिंग कर सकते हैं, मेंटरिंग कर सकते हैं। जो ये है फर्स्ट वाला मैंने बताया था जिसमें उसको कोई रीजन नहीं पता, उसको ना पैकेज कोई और ज्यादा मिलेगा ना कुछ होगा, वहां तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हैं एम्प्लॉय को, वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वहां आप कह सकते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, इतने समय से काम कर रहे हो अगर आप रोल शिफ्ट चाहते हो तो हम रोल शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ये वाला रोल नहीं तो चलो अब दूसरा रोल, तो दूसरे बंदे को यहाँ शिफ्ट कर दिया। शिफ्टिंग होनी चाहिए, वैसे भी होनी चाहिए जिससे कि जॉब रोटेशन होती रहे, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज को बहुत सारा काम पता हो। ऐसा ना हो कि एक एम्प्लॉय एक दिन हमें झटका देके चला जाए और किसी को कुछ ना पता हो, राइट। सो ये तो हम कर ही सकते हैं, जॉब रोटेशन कर सकते हैं, उसे कन्विंस कर सकते हैं कि भाई जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो बिना बात क्यों जा रहे हो, पास में है, पास में अपनी गाड़ी से आ जाते हो, पार्किंग की भी प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें इंसेंटिव की नहीं है, तुम्हें प्रमोशन दिलवा दिया, सब कुछ तो है, फिर क्यों जा रहे हो, राइट। तो मेरा कहने का मीनिंग यहाँ पे इतना है कि जब तक आप इस तरीके की चीजें नहीं रखेंगे, एचआर का काम ही बैलेंस करना है। ये नहीं कि हम हर एम्प्लॉय के पीछे 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 भाग रहे हैं, वो काम नहीं करना है। लेकिन जब एम्प्लॉय अपनी कोई प्रॉब्लम लेके हमारे सामने आ रहा है तो उसको सुनना बनता है, उसकी बात समझना बनता है, फाइन। अब इसके बाद आ जाता है थर्ड, और थर्ड है अदर्स। तो वो बिल्कुल अदर्स ही है, कुछ अलग ही तरीके के हैं और वो आप सुनेंगे तो आप भी समझेंगे। फर्स्ट इज देखिए रिटायरमेंट, जो कि कॉमन सी नॉर्मल सी चीज है, भाई रिटायरमेंट ही हो गया किसी का एक एज के बाद, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय तो जाएगा और उस टाइम फिर वैकेंसी फिल नहीं हो पाई तो एम्प्लॉय टर्नओवर में वो शो करेगा। नेक्स्ट इज ट्रांसफर, हमें किसी और हेड ऑफिस में उस पर्सन की जरूरत थी तो वो तो हमने शिफ्ट कर दिया, अब यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं हो पाया या हम किसी को अभी उस पोजिशन से किसी को ट्रांसफर भी नहीं, प्रमोट भी नहीं कर पाए उस पोजिशन पे, राइट। सो ये कॉमन है, एम्प्लॉय टर्नओवर में शो होगा। किसी के हेल्थ इश्यूज हैं, जॉब कर ही नहीं पा रहा, फीमेल है, रेलोकेट हो गई, मतलब यहाँ से यहाँ पे काम कर रही थी, अब यहाँ पे कुछ अपने हेल्थ इश्यूज हो गए, नाउ शी इज गोइंग बैक टू हर होम टाउन, क्या करें, एकदम से नहीं मिला कोई रिप्लेसमेंट तो वो उसमें शो करेगा ही। किसी के साथ करियर स्विच है, करियर स्विच कर लिया, इस करियर में हम रहना ही नहीं चाहते हैं, मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ, अभी आज तक इंजीनियर थे, अब लगा नहीं यार इंजीनियरिंग नहीं, मुझे कुछ और करना है, अपना स्टार्टअप करना है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट आउट कर दिया। फिर ले ऑफ्स हैं, ले ऑफ्स हो सकते हैं कि हमें करने पड़े बहुत सारे एम्प्लॉयज, तो वो भी वहाँ शो करेंगे। नेक्स्ट इज डेथ, जो कि एक ऐसी चीज है बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है, हम किसी के कुछ के उसमें कुछ हो ही नहीं सकता, लॉस है, राइट। तो इस तरीके की
चीज़ें हो सकती हैं जो कि बिल्कुल अदर फैक्टर्स हैं, इस वजह से भी हमारे ले ऑफ्स हमारे एम्प्लॉय टर्नओवर में वो इम्पैक्ट कर सकता है। फाइन, सो आई होप सो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा है। इसमें कोई डाउट्स है मुझे ज़रूर बताएं, हेल्पफुल है तो भी ज़रूर बताएं, बिकॉज ये जो रीजंस हैं ये बहुत सारे हम खुद से रिजॉल्व कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते, बिकॉज कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम तो एक कंपनी है, लोग तो आते जाते रहते हैं, विच इज़ नॉट राइट। बिकॉज अगर हम ये सोचेंगे तो कभी भी कंपनी की वैल्यू नहीं बिल्ट हो पाएगी, कभी भी कंपनी की जो ब्रांडिंग है वो अच्छी नहीं हो पाएगी। आप कितने बैनर्स लगा लीजिए, कितने इवेंट्स करा लीजिए, लेकिन अगर जब तक आप ये चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, जब तक एम्प्लॉय रिटेंशन आप ठीक नहीं करेंगे कि वहाँ पे एम्प्लॉयज काम करना चाहते हैं, अच्छी फैसिलिटीज हैं, अच्छा बिहेवियर है, तो बात नहीं बनेगी। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। हेल्पफुल है तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।